चलो शुरू करते हैं बच्चों। फंडामेंटल डिस्कशन अबाउट द टॉपिक इज दिस के टॉपिक का नाम है बच्चों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। मतलब एनसीईआरटी में ये टॉपिक है, ये हेडिंग है एनसीईआरटी का। आम भाषा में इसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में। सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, एंड वन ऑफ देम इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। हेडिंग जो बुक का है ना, देखो एनसीईआरटी बुक इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक फॉर द नीट एस्पिरेंट। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ बार बार। बहुत ऑब्वियस रीजन ये है कि इसमें ना बहुत टू द पॉइंट बातें हैं। लैंग्वेज कई बार कुछ जगहों पर ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा मतलब एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाए, एक बार अच्छे से आपको समझा दिया जाए, उसके बाद वो बात समझ में आए। खुद से शायद थोड़ा कम समझ में आता है, बट बहुत कंसाइजली और बहुत ब्यूटिफुली ये मतलब मेंशन्ड होता है चीज़ें इसमें। सो फॉर दैट वेरी रीज़न मेरा ये सजेशन होता है ना कि इसको रीड करने की हैबिट्स आप प्लीज़ बनाएं। इन योर स्पेयर टाइम 11th का वो सारा चैप्टर भी जो आपने बुक से कभी छुआ भी नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर ये आपके साथ हुआ होगा कि लिखाया गया होगा, नोट्स आपने लिख लिया होगा, बट एनसीईआरटी कभी खोल के देखा ही नहीं। अगर ऐसा हुआ है सर्टेन चैप्टर्स में, यू शुड बी गोइंग थ्रू इट। जैसे सेल डिवीजन है या बायोमोलिक्यूल्स है, ये सारी चीज़ों को ना एनसीईआरटी से अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना तो यू विल बी नॉट वेरी कंफर्टेबल इन फेसिंग द क्वेश्चंस। बट एनसीईआरटी एक बार आप पढ़ लेंगे तो फिर दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो बात ये है कि ये जो चैप्टर है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, या चैप्टर का हेडिंग क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। व्हाट इज एलिमिनेशन? बाहर निकाल दिया जाना इज कॉल्ड एलिमिनेशन। मतलब समथिंग विच इज, अब हम लोग इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में बनेंगे और उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाने का प्रोसेस, वो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब हम लोग जरा इसको पहले कंसेप्चुअलाइज करना शुरू करते हैं बिफोर वी गेट डीपर इनटू द टॉपिक, बिकॉज दिस चैप्टर इज मैं और सिंपल वर्ड यूज करता हूं मैं कि दिस चैप्टर डिमांड्स मोर अटेंशन इन कंपैरिजन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझने में ना ये थोड़ा आपका ज्यादा ध्यान डिमांड करेगा ये चैप्टर। नहीं दीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा, सिंपल सी बात है। तो मैं इसको इस भाषा में नहीं बोल रहा हूं कि डिफिकल्ट चैप्टर है, मैं इसको दूसरी तरह से घुमा के बोल रहा हूं। आप समझ जाइए अगर समझदार हैं तो। हमारी बॉडी एक जिंदा बॉडी बहुत सारे मेटाबॉलिज्म कर रही है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। आई होप इन टर्म से आप फेमिलियर हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि छोटी छोटी चीजों से मिल करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या सब्सटेंस का बनना, दैट्स कॉल्ड एनाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में जैसे हार्मोन का बनना इज एनाबॉलिज्म, एंजाइम्स की सिंथेसाइजेशन होना इज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है एक बड़ा या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का टूट के, ब्रेक होकर के छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में स्कैटर होना, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दैट इज के इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में बहुत सारा मेटाबॉलिज्म चल रहा है। हम खाना खा रहे हैं, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, इट्स अ कैटाबॉलिज्म। खाना डाइजेस्ट होने के लिए एंजाइम्स की फॉर्मेशन हुई है बॉडी में, इट्स एन एनाबॉलिज्म। एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, पायरुवेट टूट रहा है, इट्स अ कैटाबॉलिज्म। इतने सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हमारे बॉडी में चल रहे हैं, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सम एक्सेसरी या अनवांटेड वेस्ट सब्सटेंस एज वेल। बात ऐसी है कि हमारे बॉडी में, एक जिंदा बॉडी में बहुत सारा प्रोसेस चल रहा है। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इमेजिन करो मैंने आपको ना एक लंबा सा लकड़ी दिया, 6 फीट लंबा और पतला स्ट्रिप लकड़ी का, ठीक है, बीट टाइप का, एक जैसे ऐसा इमेजिन कर लो, इतना थिकनेस का और 6 फीट लॉन्ग एक लकड़ी दिया, और आपके हाथ में एक आरी दिया, स्केल भी दिया, पेंसिल भी दिया, और आपको एक काम दिया। काम ये दिया गया आपको कि इस 6 फीट लंबे वुडन स्ट्रिप को 1-1 फीट ईच के 6 टुकड़े में काटो। ठीक है, स्केल है मेजरमेंट के लिए, पेंसिल है मार्क लगा लेने के लिए। ऐसा करके आपने 1 फीट का मार्क लगा लिया और फिर आरी से उसको काटना शुरू किया। कर सकते हैं काम। तो अगर आपको एक 6 फीट लंबी लकड़ी को 1-1 फीट के 6 टुकड़े में काटने के लिए आरी दिया गया और आपने काटना शुरू किया, काटने के बाद आपने बताया कि ये हो गया, आई एम डन विद द वर्क। फिर मैं आपसे ये पूछता हूं कि ठीक है, ये 6 टुकड़े 1-1 फीट के तो आपने काट दिए बच्चा, कि ये कहां से आया? जो लकड़ी का चूर दिखाई दे रहा है मुझे,
जहां पे आपने काटा है, इमेजिन हो रहा है? तो आपका जवाब होगा कि लकड़ी काटने के प्रोसेस में ये अपने आप बन गया, ये कोई पर्पसफुली नहीं बनाया गया, बट काटने का प्रोसेस ही ऐसा था कि ये लकड़ी का चूर जो काइंड ऑफ वुडन फाइलिंग्स थे ये बन गए। ये पर्पसफुली इंटेंशनली नहीं बनाया गया है। तो इसको आप बोलेंगे बाई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है 1 फीट का टुकड़ा, लकड़ी का 1 फीट का जो पीस है ये एक्चुअल प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के अलावा जो चीज बन जाती है ना चाहते हुए भी, उसको क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट्स। तो ये जो लकड़ी का चूर है ये बाई प्रोडक्ट है। क्या करोगे इसका? फेंक दोगे, झाड़ू लगा के साफ कर दोगे जहां पे भी ये काम किया गया, किसी काम का तो है नहीं। लाइकवाइज हमारे बॉडी में जब डाइजेशन चल रहा है, जब बाकी के मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं, एटीपी की फॉर्मेशन चल रही है, इस दौरान सर्टेन बाई प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है बॉडी को। ये वेस्ट है, ये किसी काम का नहीं है हमारी बॉडी को, इसको भी झाड़ू लगा के साफ करके हटाना है। इनमें से कुछ बाई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो टॉक्सिक नेचर के भी हैं, जहरीले हैं। और बाई प्रोडक्ट अगर कहीं पड़ा हुआ भी है तो इट्स ओके, बट अगर जैसे कांच का टुकड़ा कहीं टूट गया तो उसको आप छोड़ नहीं सकते ना, किसी के पैर में लग सकता है। उसको आपकी प्रायोरिटी होगी कि उसको साफ करके क्लीन करके तुरंत हटाया जाए। पेपर का टुकड़ा फेंका हुआ है, इतना फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है थोड़ी देर के बाद फेंक दिया जाएगा, इससे किसी को हार्म नहीं होगा। बट कांच के टुकड़े से हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है किसी को। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे या बहुत तरह के बाई प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, पर उनमें से कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स हैं जो टॉक्सिक नेचर के हैं। टॉक्सिक मतलब जहरीले नेचर के। अगर इनको बॉडी से नहीं एलिमिनेट किया गया, नहीं निकाला गया बाहर, तो ये हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इनको हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाना तुरंत, सेम डे, बहुत जरूरी है। ऐसे बाई प्रोडक्ट्स जो टॉक्सिक नेचर के हमारी बॉडी में बनते हैं, ये नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स हैं, तो इनको हम नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस कहते हैं। ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट के तौर पे बन गए हैं, ठीक है ना, मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स पे बन गए हैं। These metabolic nitrogen waste substances are required to be eliminated out of the body same day by a organ called kidney. Organ called kidney. तो बात यह है कि हमारे बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बन जाएगा which is toxic in nature, वेस्ट बनता तो चलो कोई बात नहीं, वेस्ट है फालतू पड़ा रहेगा साइड में, बट वैसा वेस्ट जो टॉक्सिक है उसको तो तुरंत निकालना पड़ेगा ना, नहीं निकालोगे तो मर जाओगे। और ये काम कौन कर रहा है? किडनी नाम का ऑर्गन। नेचर हैज ब्लेस्ड अस विद अ फिल्टर, विद अ पेयर ऑफ फिल्टर ऑर्गन विच इज किडनी। अगर किडनी खराब हो गया, किडनी नॉन फंक्शनल हो गया किसी का, तो उसकी डेथ का कारण यही होगा कि बॉडी के अंदर बनने वाले टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी से बाहर एलिमिनेट नहीं हो पा रहे हैं। क्या नहीं हो पा रहे हैं? क्या? एलिमिनेट नहीं हो पा रहे हैं, तो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं, जमा हो जा रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा अगर मिल गया तो, वरना ब्लड फिल्टर करना पड़ेगा बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डायलाइसिस। सुना है आपने ये वर्ड? खून को 2-2, 3-3 दिन पे बॉडी से निकाल करके सरफ से बढ़िया से धो करके फिर बॉडी में वापस डालना पड़ेगा। यस, अच्छा सरफ हटा देते हैं, क्लीन तो करना पड़ेगा। तो blood will be taken out of the body and in a machine that blood will be cleaned from all those toxic waste substance so that वो इंसान जिंदा रह पाए। यही सारी कहानी है इस चैप्टर के अंदर कि हमारे बॉडी में वेस्ट सब्सटेंस मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं और इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर कैसे एलिमिनेट किया जाता है। तो चैप्टर का हेडिंग है बड़ा प्यारा सा, क्या है हेडिंग? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन आउट ऑफ द बॉडी। ये था हमारे चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन कि दिस इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस गिवन पर्टिकुलर चैप्टर। शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले इस बात से कि हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस बनते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मैं इसको ना टॉक्सिसिटी के लेवल के अकॉर्डिंग लिखता हूं। सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया, अमोनिया के बाद नेक्स्ट लेवल पे टॉक्सिक है यूरिया, और इन तीनों में सबसे कम टॉक्सिक है यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये 3 तरह के प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं दैट लीड्स टू
the मतलब these are the outcomes of the metabolism in the body, and these metabolic wastes are eliminated, yeah, they are required to be eliminated out of the body. अब मोटी मोटी बात जरा समझना शुरू कर दीजिएगा अच्छे से ध्यान दे करके. कुछ ऑर्गेनिज्म में जो प्राइमरी वेस्ट है वो अमोनिया है. देखो थोड़ा थोड़ा तीनों ऑलमोस्ट ज्यादातर सब में पाया जाता है, बट जो प्राइमरी वेस्ट है उस बेसिस पे उस ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीटरी फिनोमेना को कंसिडर करते हैं. जैसे कि अमोनिया, ऐसे देखो अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, तो अमोनिया का टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा जहरीला है एक्चुअली. टॉक्सिक का मतलब यही हुआ. तो अमोनिया की टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो पाए इस कारण से ये ऐसे ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं जो पानी में रहते हैं, ताकि अमोनिया निकलेगा ना तो इतना सारा पानी अवेलेबल है, समंदर है, नदी है, झील है, तो वो जो टॉक्सिसिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाए. उसके बाद है यूरिया. ये गैस के फॉर्म में निकलता है अमोनिया. ये निकलता है यूजुअली लिक्विड फॉर्म में अलोंग विथ लॉट्स ऑफ वाटर, पानी लेकर के अपने साथ. तो ये लिक्विड फॉर्म में निकलता है यूरिया बाहर, सॉल्यूशन या एक्वस फॉर्म में आप कह सकते हैं. यूरिक एसिड निकलता है पेस्ट के फॉर्म में, ठीक है, सेमी सॉलिड पेलेट्स के फॉर्म में. एकदम सिंपल एग्जांपल दिमाग में यूं बिठा के रख लीजिएगा कि मछलियां जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो अमोनिया रिलीज करते हैं, तो कोई सॉलिड सब्सटेंस नहीं दिखाई देगा उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो गैस के फॉर्म में निकलेगा, पानी में घुल जाएगा. जितने भी जमीन पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब मैमल्स इन पर्टिकुलर मान लीजिए आसानी से, थोड़ा बड़ा एनिमल जो टेरेस्ट्रियल है, जमीन पे रहता है, इंसान भी उसमें शामिल है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, शेर, चीता, जितने भी एनिमल्स हैं, घोड़ा, गधा, दे ऑल रिलीज यूरिया अलोंग विथ वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. और यूरिक एसिड निकलता है बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में प्राइमरीली, मतलब इनका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो होता है वो पेस्ट की फॉर्म में होता है. मुमकिन है कभी किसी कौवे ने ऊपर से बरसाया हो आप पे, पेड़ के नीचे आप खड़े थे या बैठे थे, आप पे बरसा हो, आपके आसपास बरसा हो, या आपने देखा हो कहीं पे गिरा हुआ, ये उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है. अब एक चीज को यहाँ पे एक बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा. फॉर सम पीपल जिनका 9th-10th बहुत अच्छा शायद नहीं गुजरा है, आपकी आंखों से थोड़ा थोड़ा दिखता है मुझे, बट मैं क्लियर कर देना चाहता हूं यहाँ पे एकदम क्लियर कि एक्सक्रीशन और इजेशन अलग अलग बात होती है. एक्सक्रीशन है ना जो प्रोसेस हम लोग बात कर रहे हैं, और इजेशन ये अलग अलग बात है. इजेशन का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से बाहर निकलना. अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से बाहर निकलना बाय द एनस ओपनिंग इज कॉल्ड इजेशन. डाइजेस्टिव सिस्टम 10th में अगर आपने पढ़ा था तो आपने 5 स्टेप्स पढ़े होंगे: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. अगर नहीं भी पढ़ा था तो कोई बात नहीं. इंजेशन का मतलब होता है खाना का बॉडी के अंदर जाना. टेकिंग इन ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन. चबा चबा के और एंजाइम की मदद से उसको तोड़ा जाना इज कॉल्ड डाइजेशन. डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में अब्सॉर्ब होना इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन. ब्लड में अब्सॉर्ब होने के बाद ब्लड इसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा दे, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन. और जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के बॉडी से बाहर निकाला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फीकल एक्सक्रीटा या फीसिस. फीसिस is a biological term and latrine is a English term. ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से बाहर निकाला जाना, दैट इज कॉल्ड इजेशन. क्लियर है बात? किसी के दिमाग में लगता होगा कि लैटरीन इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं लिट्रीन के नाम से. इट मे बी दिस टर्म्स, बट बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट यू शुड बी नोइंग दैट कि इट्स एन इंग्लिश वर्ड. सो कॉमन बेसिक इंग्लिश वर्ड. बायोलॉजिकल वर्ड इज फीसिस. प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, जो बॉडी में जो खाना नहीं पच पाया वो बॉडी बाहर निकालता है. दैट प्रोसेस इज इजेशन या डेफिकेशन. वो देखो एक और चीज मैं इन जनरल बताता हूं. इन जनरल बात ये आपको समझ में आनी चाहिए कि फीकल एक्सक्रीटा को ना यूजुअली ज्यादा आप अपने एस्पेक्ट से ना ज्यादा, चूंकि देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो आपको ज्यादा गंदा अपीयर होता है क्योंकि स्मेल होता है उसमें. ठीक है, साइंस के दिमाग को ओपन करके सुनना बात को कि fecal excreta by human in general is considered to be more dirty than urine, but actually उल्टा है. reality उल्टा है. urine has more dirt, more pathogen, more toxic substance in it. your fecal excreta या latrine has no toxic substance. it is just the undigested food. वही वो रोटी चावल सब्जी जो पच नहीं पाया बॉडी के अंदर,
या जो बाकी का पचा हुआ हिस्सा अब्सॉर्ब हो चुका है, उसका जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो बॉडी बाहर निकाल देता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। तो दैट हैज अ इशू, क्योंकि उसके ऊपर बहुत से एंजाइमेटिक रिएक्शंस हुए हैं, उसको तोड़ा गया है, वो एक कॉम्पैक्ट जोन में रहा है कई घंटों तक, इसके कारण उसमें स्मेल है, और स्मेल के कारण उसको आप ज्यादा गंदा समझ रहे हैं, बट गंदा एक्चुअली ये है यूरिन। गंदा मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पैथोजन है, इसमें माइक्रोब्स हो सकते हैं, इसमें बैक्टीरिया होता है, कई बार क्या ज्यादा कॉमनली बैक्टीरिया तो प्रेजेंट होगा ही होगा आपके यूरिन में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों के दिमाग में एक्सक्रीशन वर्ड सुन करके डेफिकेशन या इजेशन से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ आ रही है बात? कैन यू प्लीज रिलेट दैट? बोलो जोर से। बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकाला जाना, इस टॉपिक में उस बारे में बात ही नहीं होगी, वो कहां होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। यहां हमें जो बात करनी है वो ये है कि बॉडी के अंदर जितने मेटाबॉलिज्म हुए, इन मेटाबॉलिज्म में जितना वेस्ट बना, इन वेस्ट का बॉडी से बाहर एलिमिनेट होना अलोंग विथ लॉट्स ऑफ वाटर, जिससे जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट इज कॉल्ड यूरिन, क्योंकि उसमें यूरिया है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो प्राइमरी तौर पे अमोनिया रिलीज करता है, जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन पर्टिकुलर, उनको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग यूरिया रिलीज करते हैं बाहर, तो हमें बोला जाता है यूरियोटेलिक, और वो जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, एग्जाम्पल बर्ड्स, उनको बोलेंगे हम लोग यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल फिशेस, या सारे के सारे एक्वेटिक, सारे के सारे नहीं, मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक कह सकते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूरियोटेलिक में टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग मैमल्स, एग्जाम्पल के लिए, इसमें एग्जाम्पल किसका ले लेंगे? बर्ड्स का और इंसेक्ट्स का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो अब हम लोग थोड़ा सा प्रॉपरली चैप्टर के अंदर घुसना शुरू करते हैं। इंट्रोडक्टरी बात के बाद ना, व्हाट आई वांट यू टू नो दैट इन पर्टिकुलर इज दिस कि द नेचर हैज ब्लेस्ड अस विथ 2 किडनी। हर इंसान को 2 किडनी मिला है, बल्कि हर मैमल को 2 किडनी मिला है। किडनी की लोकेशन जो होती है ये हमारे एब्डोमेन में डॉर्सल साइड होती है, ठीक है। इधर नहीं होता किडनी, किधर होता है? इधर, वर्टिब्रल कॉलम के दाएं और बाएं, ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। एक इधर एक इधर। 10 सेंटीमीटर इसका अप्रॉक्सीमेट लेंथ होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर एनसीईआरटी लिखती है अभी। 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। अप्रॉक्सीमेटली 150 से 170 ग्राम इसका वजन होता है। 150 टू 170 ग्राम पर किडनी का वजन होता है, मतलब बहुत बड़ा नहीं होता किडनी, इतना बड़ा। अब स्केल आपके पास होता है ना, प्लास्टिक वाला स्केल, वो 15 सेंटीमीटर का होता है, तो उसका 2/3 कर लोगे तो इतना बड़ा ऑलमोस्ट। दिस इज द लेंथ, दिस इज द विड्थ। इतना बड़ा किडनी होता है, इतना बड़ा नहीं होता किडनी, इतना बड़ा होता है, छोटा सा यहाँ है। किडनी में ब्लड जाता है और ब्लड छनता है, फिल्टर होता है। जो वेस्ट सब्सटेंसेस के बारे में हमने बातें की वो छन के अलग होता है, बाकी ब्लड का पार्ट वापस सर्कुलेशन में आ जाता है। तो हम लोगों को ये सीखना है किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले, कि किडनी एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, समथिंग लाइक दिस। किडनी के अंदर ना बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। इस स्ट्रक्चर को पेल्विस कहते हैं। किडनी का ये हॉलो जोन है, दिस इज कॉल्ड पेल्विस। किडनी के अंदर बच्चों, किडनी का लैटिन नेम पता है आपको? रीनल। जैसे कि लंग्स को पल्मोनरी कहते थे ना, यहां पे वर्ड आएगा रीनल। रीनल, एड्रीनल ग्लैंड, इमरजेंसी हार्मोन वाला ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर वो ग्लैंड है इसलिए। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल पेल्विस। तो जहां पे भी वर्ड रीनल आज के बाद आप सुनेंगे ना, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि समथिंग अबाउट द किडनी इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो पल्मोनरी तो याद रहेगा ना लाइफ लॉन्ग, रीनल भी याद होना चाहिए। तो हमारे किडनी में ब्लड आया एक आर्टरी से, जिस आर्टरी का नाम क्या है? रीनल आर्टरी। ब्लड आया फिल्टर होने के लिए किडनी में। किडनी में ब्लड जाएगा तो फिर ये कैसे क्या होगा, वो कहानी तो आगे की अभी पूरी डिस्कशन करेंगे हम लोग। ये जो नॉच है, हाइलम, जहां से सब कुछ अंदर जाएगा बाहर जाएगा, तो ये है हमारा रीनल आर्टरी। फिर जब फिल्टर हो जाएगा वो ब्लड, तो यहां से बाहर आएगा, जिसको आप रीनल वेन कहेंगे। ब्लू वाला वेन है, रेड वाला आर्टरी है। मुश्किल। साथ साथ यहां से एक पतला सा ट्यूब है जो किडनी से बाहर निकलेगा, और ये नीचे जा रहा है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, जिसको अभी हम लोग अगले डायग्राम में डिटेल में बनाएंगे। बट यहाँ पे नीचे जाकर के ब्लैडर आएगा। कौन है ये? गॉल ब्लैडर। कोई बात नहीं, रीनल स्ट्रक्चर में गॉल ब्लैडर डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर किडनी में, किडनी के अंदर ब्लड आया, रीनल आर्टरी, पल्मोनरी भूल जाओ,
कौन लटका हुआ पल्मोनरी में अभी भी? रीनल आर्टरी लेकर के आया, लंग्स से पल्मोनरी की बात होती है ना, ब्लड आया बाय रीनल आर्टरी, अओर्टा का ब्रांच है ना, यहाँ अओर्टा है, अओर्टा से ब्लड निकला ऑक्सीजनेटेड वाला, अब उसकी बहुत सी ब्रांच है, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उसमें से एक ब्रांच है जो किडनी की तरफ जा रहा है, रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी का एक ब्रांच इधर भी जाएगा, इसका ही ब्रांच जाएगा क्योंकि इधर एक और किडनी है ना, दो किडनी है, ये एरिया कहलाता है पेल्विस या रीनल पेल्विस, दिस इज कॉल्ड रीनल आर्टरी, दिस इज कॉल्ड रीनल वेन, ठीक है। ब्लड किडनी में जाएगा, किडनी में फिल्ट्रेशन होगी, इसको हम कहते हैं कैलिसिस, ये जो स्ट्रक्चर्स है ना यार, दीज आर कॉल्ड कैलिसिस। अब ध्यान से समझिएगा बात, इनके ऊपर ना लगा हुआ है हमारा यूनिट ऑफ किडनी जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, दीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स, बहुत सारे नेफ्रॉन्स ना ऐसे 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 इन कैलिसिस पे हैं। किसी ने किडनी देखा है किसी एनिमल का? चिकन का किडनी देखा है किसी ने? मुर्गी का किडनी, बकरा का किडनी देखे हो? ओके, किडनी को अगर बीच से चीर के ओपन करके अगर आप देखेंगे, जो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन पीपल हैं, दे कंज्यूम किडनीज एज वेल, कलेजा कलेजी सब खाते हैं, तो किडनी लिवर पैंक्रिया ये सब इकट्ठा कुक होता है इन द नेम ऑफ कलेजी। किडनी को क्या बोलते हैं हिंदी में बाय द वे? कॉमन हिंदी में इसको आप गुर्दा बोलते हैं। जिगर इज लिवर, कलेजा व्हाट इज दैट? कलेजा का इंग्लिश क्या होगा? कलेजा, हाँ मतलब स्लैंग हिंदी में आप कलेजा को ही हार्ट बोलते हैं, हिंदी में हृदय बोलते हैं, उर्दू में दिल बोलते हैं, अंग्रेजी में हार्ट बोलते हैं। मैं एक चीज बताऊं तो मैं बताता हूं आपको कि ना हम लोग ना इन जनरल 90% ऑफ लैंग्वेज जो यूज में लेते हैं ना वो उर्दू लेते हैं, 90%। मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं, मैं आपको ना 5-6 एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। जैसे कि हम लोग इस डोर को आप क्या बोलते हैं? दरवाजा इज अ उर्दू वर्ड, हिंदी द्वार होता है। बेदिंग को आप क्या बोलते हैं? नहाना बोलते हैं यूजुअली, नहाना इज उर्दू वर्ड, हिंदी में स्नान होता है। वेडिंग को आप शादी अगर बोलते हैं तो शादी उर्दू वर्ड है, हिंदी विवाह होता है। स्काई को अगर आप आसमान बोलते हैं तो वो उर्दू है, आकाश होता है हिंदी में। मतलब ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स होंगे जो यूजुअली हम लोग जो अपने कन्वर्सेशन में इस्तेमाल में लेते हैं ना, दैट्स उर्दू। दिल उर्दू है, हृदय हिंदी है। फूड को क्या खाना बोलते हैं हम लोग? खाना उर्दू वर्ड है, भोजन इज योर हिंदी वर्ड। आई वंडर हाउ मेनी ऑफ यू मेंशन दिस कि भोजन का समय हो गया है, भोजन करना है मुझे। आप खाना बोलते हैं यूजुअली, दैट्स उर्दू वर्ड एक्चुअली। चलो एनीवे वापस आ जाओ। चलो तो बात ये है कि दिस किडनी हैज मेनी नेफ्रॉन्स विद इन इट। ये जो लंबा एक सिंगल लाइन बना दिया है मैंने यूं, एक्चुअली में नेफ्रॉन ऐसा होता है मेरे बच्चों, ये एक नेफ्रॉन है। तो ये एक नेफ्रॉन हमें ऐसा क्यों है? तो मैं आपको यूं बताता हूं कि फोन अगर ऐसे मैं आपके सामने रख रहा हूं तो आपको ये चौड़ा फैला हुआ दिख रहा है, बट अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा आपको तो आपको एक सिंगल पतला सा लाइन ही दिखेगा ना। तो नेफ्रॉन्स एक्चुअली ऐसा है, बट इसकी पोजिशनिंग मैं इसको उठाता हूं और आपके सामने मैं ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूं, इमेजिन हो रहा है? तो ऐसे 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 ये सारे नेफ्रॉन्स ऐसे 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 हैं। इसको मैं अगर ऐसे पलट दूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, इस शेप का। तो ये जो नेफ्रॉन है ना, ये फिल्ट्रेशन का यूनिट है किडनी का। इसके अंदर हमारा ब्लड जाता है और ब्लड छनता है, फिल्टर होता है और क्लीन होता है। कैसे, कहां, कब, कितना, ये पूरी बातें हम लोग करेंगे आगे जाके चैप्टर में। विल जस्ट हैव ओवरव्यू राइट नाउ कि ये नेफ्रॉन्स पाए जाएंगे हमारे किडनी में। किडनी का ये जो बाहर का जोन है ना, ये जो बाहरी हिस्सा है किडनी का, ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स। ये तो हर जगह वर्ड आता है, कॉर्टेक्स मतलब होता है बाहर बाहर का एरिया, अंदर वाले वर्ड एरिया को क्या बोलते हैं? मेड्यूला। ये वर्ड सुना है ना आपने? और दिस इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। एंड दिस इंटरनल एरिया, जैसे कि ये अंदर वाला जोन जो होगा, इसको आप कहते हैं। तो हमारा जो नेफ्रॉन है बच्चों, इसका कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स तक भी फैला होता है और कुछ हिस्सा जो होता है वो मेड्यूला में रहता है। जैसे इस लाइन के अंदर मेड्यूला है, लाइन के बाहर वाला एरिया, ये वाला एरिया कॉर्टेक्स का है। मुश्किल? ये जो ट्यूब है जो किडनी में फिल्टरेशन के बाद यूरिन को लेकर के बाहर निकलेगा, दिस इज कॉल्ड यूरेटर। दोनों किडनी से एक एक यूरेटर नाम का ट्यूब है जो यूरिन को लेके ब्लैडर में आएगा, धीरे धीरे करके ब्लैडर भरता जाएगा। जो लेबलिंग यहाँ नहीं है वो है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के
जैसे इधर मैं बनाता हूँ, अगर एक पियर शेप स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर, इसकी ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रा। यहाँ पे यूरेटर आता है एक किडनी से, दूसरे साइड से एक और यूरेटर आता है, ये यूरेटर है, ठीक है। तो द ओपनिंग ऑफ दिस ब्लैडर इज कॉल्ड यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा, these are ureter, this is urinary bladder. We shall be aware of all these three basic labelings. The next thing, that structure of nephron कैसा होता है। ऐसे तो अभी हमने कह दिया कि ऐसा होता है, मोटा मोटी ऐसा होता है, बट प्रॉपर तौर पे अगर हम लोग इसको समझते हैं तो इट वुड बी लाइक दिस, कि ये अंदर से खोखला टिब्यूलर स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग थोड़ा एक्सपैंड करेंगे तो ये एक्चुअली एक सिंगल लाइन बनाया मैंने, बट ये अंदर से खोखला है, हॉलो है। इसके अंदर से ना मतलब ब्लड और यूरिन बनने के बाद फ्लो करता है। सबसे पहला काम ये अब हमें करना है, मैं इसको मिटाता हूं यहां से, वी शैल बी नोइंग दिस, कि इसके पार्ट्स का नाम क्या क्या है। शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चों बोमैंस कैप्सूल। बोमैंस कैप्सूल के नीचे हम आते हैं तो ये जो ऐसा मुड़ा मुड़ा या क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेहतर इंग्लिश वर्ड में उसको आप कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। कॉन्वोल्यूशन का मतलब होता है एक्सटेंसिव क्वाइलिंग, ठीक है। किसी वायर को हम बहुत ज्यादा ऐसे 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 घुमा देंगे तो दैट्स कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड proximal convoluted tubule. This is called proximal convoluted tubule. Proximal का मतलब होता है नजदीक, near, और distal का मतलब होता है दूर। डिस्टेंस से तो पता है डिस्टल का मतलब दूर होता है, प्रॉक्सिमल का मतलब नियर होता है, NEAR, नियर, नजदीक। तो प्रॉक्सिमल क्योंकि ये बोमैंस कैप्सूल के नजदीक है, कॉन्वोल्यूटेड क्योंकि बहुत ज्यादा कॉइलिंग दिखाई दे रहा है। ये तो आपको बहुत कम कॉइलिंग दिखाया गया, एक्चुअली बहुत कॉइलिंग होगा। बुक में भी उतना प्रॉपर कॉइलिंग नहीं, गूगल सर्च करोगे आप देखना नेफ्रॉन का डायग्राम में तो सिंपल दिखाया जाएगा ना, ताकि स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। ये इतना ज्यादा कॉइलिंग है कि उसके ऊपर ऐसे 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 इधर से फिर ऐसे ऐसे चढ़ा हुआ है, तो उतना तो बनाना मुश्किल होगा, सिर्फ समझना है कि बहुत ज्यादा कॉइलिंग है। तो कॉइलिंग के लिए वर्ड क्या आया, कॉन्वोल्यूटेड। और ये इतना पतला ट्यूब है कि ट्यूब नहीं बोल सकते, ट्यूब का भी नैरो फॉर्म है, इसलिए क्या बोला गया, टिब्यूल। इतना बड़ा किडनी 10 सेंटीमीटर लेंथ का, उसके अंदर ये जो नेफ्रॉन है ना, इसका नंबर है तकरीबन 10 लाख, 1 मिलियन इन ईच किडनी। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, तो आप रफ आइडिया लगाते हैं अगर, तो 1 सेंटीमीटर के लेंथ में 1 लाख किडनी होगा। इतने बड़े एरिया में 1 लाख किडनी, तो 1 लाख नेफ्रॉन, 1 सेंटीमीटर में 1 लाख नेफ्रॉन अगर होगा तो एक नेफ्रॉन का साइज तो बहुत माइन्यूट हो गया ना। तो बहुत छोटा है ये हमारा नेफ्रॉन, बहुत छोटा, और जो बहुत छोटा है तो उसके टिब्यूल बहुत पतले भी होंगे, तो इसलिए वर्ड ट्यूब नहीं आया, क्या, टिब्यूल। जैसे हम ट्यूब के नैरो फॉर्म को टिब्यूल बोलते हैं, आर्टरी के नैरो फॉर्म को आर्टेरियोल बोलते हैं, वेन के नैरो फॉर्म को वेनियोल बोलते हैं। आर्टरी से बहुत पतला ब्रांच निकलता है, दैट्स कॉल्ड आर्टेरियोल्स, अभी आएगा थोड़ी देर में। तो इसका नाम है, इस यहां से शुरू हो गया, ये जैसे ही ये कप शेप स्ट्रक्चर खत्म हुआ, यहां से स्टार्ट है, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड। अब यहां पे ध्यान देना शुरू करो और आपको ये वर्ड याद करना है, PCT। प्रोनाउंस करना सीखना है पहले, प्रोनाउंस अगर कर पाओगे ढंग से तो मेमोराइज कर पाओगे लंबे वक्त तक। पहला वर्ड सिर्फ बोलेंगे प्रॉक्सिमल। दूसरा टर्म है कॉन्वोल्यूटेड, 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 मन में पहले बोल लो, कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड। टिब्यूल तो बोल ही लोगे ना, T के बाद भी यू है, B के बाद भी यू है, ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल। अगर PCT याद हो गया तो इसका नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टेंस पे है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। This is Bowman's capsule, this is proximal convoluted tubule। ये जो U shaped स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बच्चों हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले। हेनले एक चचा का नाम था, बोमैंस भी चचा का नाम था, है ना, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था या पहली बार आइडेंटिफाई किया था और अपना नाम दे दिया कि पूरी दुनिया हमेशा मेरे नाम से इसको जाने। हेनलेज लूप, बोमैंस कैप्सूल, ये these are the names derived by the scientist's name who have identified these structures and given these structures their own name। Henle's loop या loop of Henle भी बोलते हैं। अंजलि, Anjali's pen या pen of अंजलि एक ही बात है। This is called Henle's loop, this is called distal convoluted tubule and this is called collecting duct। collecting duct, collecting duct इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ना
एक नेफ्रॉन के लिए एक इंडिविजुअल कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है ये एक अटैचमेंट, ये एक अटैचमेंट, इधर एक और अटैचमेंट हो सकता है कि आसपास के ना 10-15 नेफ्रॉन के लिए एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट होता है। जैसे ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहां का नेफ्रॉन भी इसमें ला करके अपना सिक्रीशन डालेगा, इधर से भी एक नेफ्रॉन, इधर से भी एक नेफ्रॉन, तो ये सारा सिक्रीशन कलेक्टिंग डक्ट में आएगा और फिर वो अल्टीमेटली पेल्विस में जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे उस बारे में। तो ये है हमारा एक बेसिक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जो टिब्यूलर पार्ट दिखाई दे रहा है। टिब्यूलर पार्ट पूरा का पूरा, इसमें बोमैंस कैप्सूल शामिल है, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, फिर हेनलेज लूप है, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, फिर तो ये एक पार्ट होने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपको समझना है ना इसी में, वो ये है कि बोमैंस कैप्सूल में ब्लड आता है, फिल्टर होने के लिए आएगा ब्लड ऑफ कोर्स। दिस इज कॉल्ड, ये एक आर्टरी है ऑफ कोर्स, बट आर्टरी पूरा का पूरा नहीं है, आर्टरी का ब्रांच है, तो इसको हम कहते हैं एफेरेंट आर्टेरियोल। एफेरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, इसको कहते हैं इफेरेंट आर्टेरियोल, एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये तीन पार्ट इंपॉर्टेंट है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल एंड ग्लोमेरुलस। ध्यान से सुनो आप बात। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब यहाँ बात की थी कि ये लाल वाला आर्टरी, क्या नाम है इसका, रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी जब ब्लड को लेके किडनी के अंदर जाएगा तो रीनल आर्टरी के बहुत सारे ब्रांचेस हो जाएंगे। रीनल आर्टरी के मतलब लाखों ब्रांचेस हो जाएंगे, क्योंकि 10 लाख तो नेफ्रॉन प्रेजेंट है किडनी में। तो होगा क्या कि हर एक, मतलब इसकी ब्रांचेस हो जाएंगे, बहुत सारे ब्रांचेस हो जाएंगे यहाँ पे। हर एक पतले पतले ब्रांच को बोलेंगे एफरेंट आर्टेरियोल, और एक आर्टेरियोल ब्लड को लेके एक नेफ्रॉन में जाएगा और थोड़ा सा ब्लड लेके जाएगा, बोलेगा कि लो फिल्टर कर दो उसको। दूसरा एफरेंट आर्टेरियोल किसी और नेफ्रॉन में, किसी और में, फिर किसी और में, फिर किसी और में, ऐसे करके 1 मिलियन नेफ्रॉन है ना हर किडनी में, तो सारे नेफ्रॉन ब्लड को छानेंगे, फिल्टर करेंगे। ब्लड के अंदर हमने स्टार्टिंग क्लास में बात की, ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर बहुत सारा नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट है, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है और अमोनिया। अमोनिया वगैरह बहुत कम है ह्यूमन में, ठीक है। मेजरली क्या है ह्यूमन में, यूरिया। इतना सारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, इनको फिल्टर करके छानना है, तो इनको छानने के लिए ना बहुत सारे नेफ्रॉन है। एक किडनी में कितने, 1 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो हर नेफ्रॉन को थोड़ा थोड़ा ब्लड मिलेगा। पूरा 5 लीटर खून एक साथ किडनी में थोड़ी आ गया है, एक बार में थोड़ा ही सा खून आया, उस थोड़े से खून को भी बांट दिया गया है, इस किडनी में भी, इस किडनी में भी। इस किडनी में जितना ब्लड गया उसमें 10 लाख नेफ्रॉन है, दूसरे किडनी में भी सेम बात है, 10 लाख नेफ्रॉन है। तो हर नेफ्रॉन को जो ब्लड मिला वो तो बहुत थोड़ा सा मिला ना, आधा बूंद खून मिला रफली। लो छानो, क्लीन करो इसको। तो ये काम इस तरह से, जो नेफ्रॉन्स हैं ये इस तरह से सारे नेफ्रॉन में चल रहा है। तो यहां पे बात क्या है कि ये जो आर्टरी, रीनल आर्टरी, इसके डिवीजन को हम कह रहे हैं क्या, आर्टेरियोल। वही वर्ड है यहां पे, एफरेंट आर्टेरियोल। ये ब्रांच है, एक ब्रांच है, लाखों ब्रांच का एक ब्रांच है जो रीनल आर्टरी से निकला है। और हम सिंगल एक नेफ्रॉन देख रहे हैं यहां पे, ऐसा तो मोर देन अराउंड 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन है। तो हर नेफ्रॉन को थोड़ा थोड़ा ब्लड मिल रहा है। तो एक सिंगल नेफ्रॉन के साथ जो भी हो रहा है, ये सेम बात बाकी सारे नेफ्रॉन के साथ एग्जैक्टली सेम हो रही है। तो हम लोग सिर्फ एक नेफ्रॉन की ही बात करेंगे, यूनिट की बात करते हैं ना हम लोग यूजुअली। तो किडनी का यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन या यूनिट ऑफ फिल्टरेशन या यूनिट ऑफ किडनी, क्या जवाब क्या होगा, नेफ्रॉन। सो द ब्लड कम्स बाय द एफरेंट आर्टेरियोल। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक्चुअली है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट का मतलब गुच्छा, बहुत सारे कैपिलरीज हैं यहां पे एक्चुअली। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्लोमेरुलस, दिस इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जहां पे एक्चुअली फिल्ट्रेशन होगा। यहां पे चीजें फिल्टर हो जाएंगी, छन जाएंगी, और छन करके नीचे आ जाएगा सब कुछ बोमैंस कैप्सूल में। जब ब्लड आएगा एफरेंट आर्टेरियोल से ग्लोमेरुलस तक, ये ग्लोमेरुलस कहां है, बोमैंस कैप्सूल में। ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्टर्ड सब्सटेंस, वो चीज जो फिल्टर हो गया ना, दैट कम्स इनटू द वुमेन, नहीं बोमैन। वुमेन का अलग है, मैन का अलग है। बोमैंस कैप्सूल वर्ड है बच्चा। तो filtration takes place in Bowman's capsule. The filtered products comes down into the, नहीं filtration takes place in, sorry, glomerulus. कहां होगा filtration,
ग्लोमेरुलस। छनने की बात कहां आएगा? बोमैंस कैप्सूल में आएगा। जो नहीं छन पाया वो आगे बढ़ के इफरेंट आर्ट्रियोल की तरफ चला जाएगा। अब यहां पे दो तीन इंपॉर्टेंट बात। पहली चीज, एफरेंट आर्ट्रियोल की चौड़ाई ज्यादा होती है, इफरेंट आर्ट्रियोल पतला होता है, जैसा आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। नीट का क्वेश्चन है व्हाई। तो जवाब ये है, लॉजिकल जवाब समझने की कोशिश करेंगे कि एफरेंट आर्ट्रियोल से थिकनेस ज्यादा है तो ज्यादा ब्लड आ पाता है। इमेजिन करो इस कमरे को कि उधर से एंट्री है, इधर से एग्जिट है, ठीक है। एंट्री जो है ना उसमें बड़ा सा दरवाजा है, पूरा पूरा दीवार जो है ना वो पूरा वही डोर है, खोल दिया गया पूरा डोर, और तकरीबन 1000 बच्चों को ये बोला गया जो उधर कहीं खड़े हैं, उस पार कहीं खड़े हैं, कि आपको ना उधर से क्रॉस करके, इस कमरे को क्रॉस करके इस दरवाजे से उस पार जाना है, ठीक है। कंसिडर अ हॉल जहां पे एक साइड एंट्री है, उसके ऑपोजिट साइड एग्जिट है। 1000 बच्चों को विसल बजेगा, सीटी बजेगा, और एक साथ क्रॉस करके उधर जाना है। उधर जो एंट्री है वहां पे एक वाइड डोर है, बहुत चौड़ा दरवाजा है, बट एग्जिट में ना बहुत पतला दरवाजा है। इतना पतला दरवाजा है कि एक बार में 1 या 2 बच्चे ही निकल सकते हैं एक साथ। एंट्री में एक साथ 50 घुस रहे हैं। विसल बजा, 1000 बच्चे उस पार खड़े थे, जो सबसे आगे थे, विसल बजते ही वो दौड़ के घुसे। घुस तो बहुत सारे गए, घुस बहुत से बच्चे गए, बट उधर से दौड़ के जब इधर आए तो निकल पा रहे हैं एक एक दो दो करके, और पीछे से और घुसे जा रहे हैं। अंदर क्या हो जाएगा? धक्का मुक्की हो जाएगा, काइंड ऑफ प्रेशर डेवलप हो जाएगा। पीछे वालों को लगेगा आगे वाले आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, आगे वालों को तो जगह ही कम है निकल पाने का। लगेगा कि जितने लोग घुस रहे उतने लोग निकलने भी चाहिए, सब एक साथ निकल के भाग जाएं। यहां से निकले 1000 लोग थोड़ी देर के अंदर, बट ये प्रोसेस यहां स्लो हो गया है एग्जिट का। अरे बोलो, तो यहां से ज्यादा लोग आगे, तो यहां क्या बन गया? प्रेशर। प्रेशर यहां कहां बन रहा है? ग्लोमेरुलस में। एफरेंट आर्ट्रियोल से ज्यादा ब्लड आ गया, बट एग्जिट कम ब्लड हो पा रहा है, तो यहां पे ब्लड का प्रेशर डेवलप हो गया ग्लोमेरुलस में, और इस प्रेशर की वजह से क्या होगा? फिल्ट्रेशन। तो ये है जवाब इस बात का कि व्हाई इफरेंट आर्ट्रियोल इज नैरोअर देन द एफरेंट आर्ट्रियोल, बिकॉज द इफरेंट आर्ट्रियोल, the blood enters through the afferent arteriole and it develops a high pressure in glomerulus which is required for a proper filtration of the blood. फिल्ट्रेशन की कहानी ऐसी है, मान लीजिए चाय बनाते हैं आप और चाय को छानते हैं। चाय के लिए आपके पास एक छानने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको आप छन्नी कहते हैं। यूजुअली आपने चाय को छन्नी में डाला और जो चाय का सॉलिड पार्ट है, चाय की पत्ती, अगर उसमें इलायची अदरक है तो ये सारी चीजें ऊपर ही रह जाती हैं, बाकी सब कुछ छन के नीचे चला गया कप में। छन के नीचे क्या गया? छन के नीचे सिर्फ वो सब्सटेंस गया जिसका मॉलिक्यूलर साइज बहुत छोटा था। पानी का मॉलिक्यूल जो उसमें डिसॉल्व हो चुका है, चीनी, दूध, पत्ती का लीकर जो डिसॉल्व हुआ है, बाकी पत्ती जो नहीं घुल पाया वो तो सॉलिड के फॉर्म में ऊपर ही रह जाएगा ना। अरे बोलो। तो फिल्ट्रेशन हुआ तो सिर्फ वही चीज छन के नीचे जा पाया जो कि छोटे मॉलिक्यूलर साइज का था। ऐसा ही कुछ होगा ग्लोमेरुलस में। ब्लड आया एफरेंट आर्ट्रियोल से, ब्लड के अंदर वो सब कुछ जो छोटे मॉलिक्यूलर साइज का है वो फिल्टर होके नीचे आ जाएगा इनटू द बोमैंस कैप्सूल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्लोमेरुलस को। ग्लोमेरुलस इज नॉट अ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ही कहेंगे, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो जज कर लेगा कि ब्लड में हमें सिर्फ उन चीजों को निकालना है जो टॉक्सिक वेस्ट है। ये जज कैसे करेगा बेचारा? ब्लड में जो कुछ भी स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज में सब छन गया। छनना चाहिए था सिर्फ वो जो वेस्ट सब्सटेंस था, टॉक्सिक वेस्ट। नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट को निकालने के उद्देश्य से हम ब्लड को लाए हैं ना किडनी में, कि यूरिया निकले, यूरिक एसिड निकले, थोड़ा बहुत अगर अमोनिया है तो निकले, एक्सेसिव सॉल्ट निकले, फालतू का बहुत ज्यादा मिनरल है वो निकल जाए, क्रिएटिनिन निकल जाए। बट हमारे ब्लड में ग्लूकोज भी है। कहां से आया? ये जो हमने खाना खाया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ने पचाया, वो अब्सॉर्ब हुआ, वो भी ब्लड में है। प्रोटीन हमने खाया, वो तोड़ तोड़ करके अमाइनो एसिड बनाया गया, वो भी हमारे ब्लड में है। फैट हमने खाया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये भी हमारे ब्लड में है। बहुत सारा पानी हमारे ब्लड में है। जो कुछ भी स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज में होगा, मैंने ये बोला एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड गया,
ब्लड के अंदर क्या क्या है पहले ये सोच लो। ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई हैं डाइजेशन के बाद। जब खाना पचा तो सब कुछ पचने के बाद अब्सॉर्ब होकर प्लाज्मा ही में मिक्स होता है। अब खाना पचा में क्या क्या है, न्यूट्रिशन क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट टूट टूट के क्या बन गया, ग्लूकोज। प्रोटीन टूट टूट के क्या बन गया, अमाइनो एसिड। लिपिड टूट टूट के क्या बन गया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और क्या है, मिनरल्स। और क्या है, वाइटामिन्स। छठा कुछ नहीं होता न्यूट्रिशन में। पानी को अलग कर लो, पानी को डायरेक्ट न्यूट्रिशन माना भी नहीं जाता है, बट फिर भी पांच के अलावा देयर इज नो सिक्स्थ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दैट अ ह्यूमन कंज्यूम्स। हम जो भी खाते पीते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, या कभी कुछ स्पेशल भी खाते हैं, आइसक्रीम खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, बिस्किट खाओ, केक खाओ, फ्रूट खाओ, जो भी आप सोचो खाने की चीज, उसको ना इन पांच में से किसी एक कैटेगरी में आप रखेंगे कि आपने या तो कार्बोहाइड्रेट खाया, या तो प्रोटीन खाया, या तो फैट कंज्यूम किया, या तो विटामिन्स, या तो मिनरल्स, या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज भी हो सकता है। इसमें कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे आप सब्जी खाए, आप चिकन तंदूरी खाए मान लीजिए, या पनीर बटर मसाला खाए, तो उसमें फैट भी है क्योंकि ऑयल्स वगैरह भी यूज किया गया, उसमें बटर वगैरह भी थोड़ा बहुत डाला गया है, प्रोटीन भी है पनीर में, है ना। अगर उसके अंदर आपने मटर वटर डाल के रखा हुआ है, मान लीजिए मटर पनीर है, तो उसमें और भी मिनरल्स वगैरह हैं। ग्रीन पीस में प्रोटीन तो है ही पीस में, मतलब मिक्सचर ऑफ चीजें हैं। दाल भात सैलड, ये सारी चीजें आप खा रहे हैं, तो आपके पास ये पांचों चीज कंज्यूम हो रही है, तभी आपका फूड बैलेंस्ड है। रोटी चावल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, दाल में क्या है, प्रोटीन्स है, सैलड्स में क्या है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कच्चा खाना जो भी आप खाते हैं, अनकुक्ड फूड, इट हैज लॉट्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक है ना। तो दैट इज अ कंपल्सरी फॉर द कंजम्पशन। देखो मैं बता रहा हूं, ये बहुत जनरल बात है कि बहुत से आप में से भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ना एवरीडे सैलड या फ्रूट नहीं भी खाते होंगे, कभी कभी खा लेते होंगे। ऐसा नहीं, इग्नोरेंस की वजह से, सिर्फ ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव है इस वजह से। देयर इज ऑलवेज अ फ्रूट अवेलेबल इन एवरी सीजन जो बहुत सस्ता होता है। कोई ना कोई फल हर सीजन में अवेलेबल है बाजार में जो बहुत इकोनॉमिकली अवेलेबल है। तो कच्चा अगर हम नहीं खाते हैं ना, तो हमें प्रॉपर तौर पे विटामिन नहीं मिलता है। और कच्चा आप दो ही चीज खा सकते हैं, फल और सैलड्स, बाकी तो कुक करके खाते हैं ना। तो कुक करने पे आप बहुत सारे विटामिन ब्रेक कर देते हैं। आपको लगेगा हम साग तो खा रहे हैं ना, साग में ऑफ कोर्स मिनरल मिल रहा है आपको अगर आप साग खा रहे हैं तो, बट जितना मिनरल आपको मूली, गाजर, बीट ये खाने पे मिलेगा, उस क्वांटिटी में कुक्ड फूड में विटामिन्स एंड मिनरल्स डिटोरिएट हो जाते हैं, हीट की वजह से डिकम्पोज हो जाते हैं। तो हम पका हुआ खाना जितना खाएं अच्छी बात है, पेट भरने के लिए दाल चावल ही सफिशिएंट है, बट बॉडी के बैलेंस्ड डाइट के तौर पे आपको पांचों चीज चाहिए। क्या क्या पांच? सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद फैट, उसके बाद विटामिन्स, उसके बाद मिनरल्स। ये जनरल बात है, ये सब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पता होना चाहिए होता है इन जनरल। एनीवे हम लोग बात ये कर रहे थे कि जो खाना पचता है, पचने के बाद वो ब्लड में ही आया। क्यों आया? क्योंकि ब्लड उसको लेके डिस्ट्रीब्यूट करता है ना बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो ब्लड जब किडनी में एट अ पर्टिकुलर मोमेंट गया है, तो ब्लड का खुद का कंपोनेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन्स। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? पानी, प्रोटीन और आयंस। इसमें डिसॉल्व्ड ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, इसी के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सॉल्ट्स, ये सब पाया जाएगा प्लाज्मा में ही। तो जो चीज यहां पे फिल्टर नहीं होगी क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़ा है, वो होगा सिर्फ दो कैटेगरी का चीज। एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तीनों ब्लड सेल, वो इतना बड़ा है कि वो फिल्टर होगा, आरबीसी भी फिल्टर नहीं हो सकता। तो जो चीज फिल्टर नहीं होगा वो होगा क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा प्रोटीन्स, तीनों तरह के। एल्ब्यूमिन, ठीक है, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा सब छन के नीचे आ जाएगा। सब का मतलब सब, भले वो हार्मफुल हो या यूजफुल हो। ये ग्लोमेरुलस ना जज नहीं कर पाएगा कि ग्लोमेरुलस ये छान के सिर्फ यूरिया निकालता तो बड़ा इजी हो जाता, बट ये स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज में होने के कारण आप चाय को छानोगे तो आप ऐसी उम्मीद कर पाओगे क्या कि लाइक कुछ डायबिटीज लोग भी बैठे हैं तो हम बिना चीनी वाला चाय उनको दे देंगे छान के? छानने से चीनी अलग होगा क्या? वो तो डिसॉल्व हो चुका है ना, वो आपको अलग से बनाना था बिना चीनी वाला चाय डायबिटिक लोगों के लिए। बट यू कांट डू कि हमने चाय बना लिया, अब उनको ना बिना चीनी, चाय की पत्ती जाए, दूध जाए, पानी जाए, इलायची जाए, अदरक जाए, चीनी ना जाए, ऐसा पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नहीं है।
क्योंकि छोटे मॉलिक्यूलर साइज में शुगर इस छेद, छन्नी के छेद से छन के नीचे आ ही जाएगा। तो हमारा ग्लूकोज का इतना छोटा मॉलिक्यूल है कि ग्लोमेरुलस से छन के नीचे आ जाएगा, यूरिया भी नीचे आ जाएगा, अमाइनो एसिड भी नीचे आ जाएगा, यूरिक एसिड भी नीचे आ जाएगा। मतलब यूजफुल और हार्मफुल सारी चीजें मिक्स होके नीचे आ जाएंगी। कहां? बोमैन्स कैप्सूल में। के हमारे ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन हुआ है उसमें अब प्रॉब्लम हो गया, बड़ा भयंकर वाला। मतलब प्रॉब्लम ये हो गया कि फिल्टर हो रहा है ग्लोमेरुलस में, इसमें यूजफुल और हार्मफुल सब कुछ एक साथ मिक्स होके नीचे आ गया है इनटू द बोमैन्स कैप्सूल। मतलब हमने इतनी मेहनत से खाना खाया, चबाया, पचाया, पचने के बाद वो ब्लड में आया, अब वो पता चला कि वो बन गया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का पार्ट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का मतलब होता है एवरीथिंग दैट गेट्स फिल्टर्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। जो कुछ भी यहां छन करके नीचे आया है दैट्स कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। एवरीथिंग दैट हैज अंडरगॉन फिल्ट्रेशन फ्रॉम द ग्लोमेरुलस and comes to the Bowman's capsule is called glomerular filtrate. इस glomerular filtrate में हमारे पास कुछ यूजफुल सब्सटेंस है। यूजफुल मतलब बॉडी के लिए यूजफुल। क्या क्या यूजफुल है इसमें? ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, विटामिन्स हैं, पानी है बहुत सारा भर भर के। छोटा मॉलिक्यूलर साइज था तो बेचारा छन गया ये भी। वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो फिल्ट्रेशन करना था हमें किसका? यूरिया का, यूरिक एसिड का, एक्सेसिव सॉल्ट्स एंड मिनरल्स का, क्रेटिनिन का। बट छोटे मॉलिक्यूलर साइज में होने के कारण हमारा ग्लूकोज भी, अमाइनो एसिड भी, विटामिन भी, वाटर भी सब छन के नीचे आ गया। और इस मिक्सचर ऑफ फिल्ट्रेट को क्या वर्ड दिया गया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब हमारे लिए ना ये बात इंपॉर्टेंट है टू कैटेगराइज दिस कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में यूजफुल चीजें क्या क्या है, हार्मफुल चीजें क्या क्या है। ठीक है ना? तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में यूजफुल सब्सटेंस में वी कैन से कि सबसे पहले ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, देन वी हैव सर्टेन विटामिन्स। आज के बाद इसको जिंदगी में विटामिन मत बोलिएगा, क्या बोलिएगा? विटामिन्स, वाटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हार्मफुल सब्सटेंस में वी कैन कैटेगराइज ऑफ कोर्स यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेसिव सॉल्ट्स, सर्टेन मिनरल्स, क्रिएटिनिन वगैरह भी निकाला जाना है। इनको तो फेंकना ही था बॉडी के बाहर, बट इसके साथ ये मिक्स है और ये दोनों मिक्सचर है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्रिएटिनिन, CREATININE। तो अब बात ऐसी है बच्चों कि whatever gets filtered from the glomerulus gets accumulated into the Bowman's capsule और उसके बाद वो ना यहां से फ्लो होता हुआ आगे बढ़ना शुरू होगा। फनल शेप होता है हमारा Bowman's capsule। जो कुछ भी उसमें गिरेगा वो नीचे बहना शुरू हो जाएगा, पानी के साथ मिक्स्ड है सब कुछ। तो ये बहता बहता आगे बढ़ेगा, बहता 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 मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से गुजरेगा, फिर हेनलेज लूप से गुजरेगा, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से गुजरेगा, फिर जाके कलेक्टिंग डक्ट में ड्रेन हो जाएगा। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, यहां से भी दूसरा नेफ्रॉन, यहां दूसरा नेफ्रॉन, अल्टीमेटली ये जाके खुलेगा इनटू द पेल्विस। पेल्विस याद है ना? ये है पेल्विस। तो देखो ये जो डंडा खुलता है ना करके, कहां खुलता है? पेल्विस में। ये नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट दिखाई दे रहा है आपको, समझ आ रहा है? तो जो पेल्विस में जो चीज इस नेफ्रॉन से, इससे 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 सारे नेफ्रॉन से थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन छन करके नीचे आया और फिर उसको यूरेटर लेकर के कहां जा रहा है? ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। मुश्किल? तो प्रॉब्लम ये है मेरे बच्चों कि अगर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जिसमें हार्मफुल सब्सटेंस के साथ साथ यूजफुल सब्सटेंस भी चला गया है, अगर ये यूं ही बहता 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 जाकर के पेल्विस में चला जाएगा तो खाना पीना जो हमने खाया है, इसका हमारा न्यूट्रिशन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, ये सब यूरिन में बहता जाएगा। तो क्या फायदा खाने का? खाना खाओ यूरिन से निकाल दो, खाना खाओ यूरिन से निकाल दो, ये क्या बदतमीजी है? फिर तो बॉडी को चाहिए होगा ना न्यूट्रिशन। तो ऐसा ना हो। कैसा ना हो? कि हमारा न्यूट्रिशन, यूजफुल सब्सटेंस ये यूरिन का हिस्सा बन के बॉडी से बाहर चला जाए, उसको वापस रीअब्सॉर्ब किया जाता है। क्या किया जाता है? रीअब्सॉर्ब सेलेक्टिवली।
क्या किया जाता है? सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब किया जाता है ताकि वो वापस ब्लड में आ जाए, और ये जिम्मेदारी है इफरेंट आर्टेरियोल की। किसकी? एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेकर के आया, जो चीजें फिल्टर होनी थी फिल्टर हो गया, जो चीजें फिल्टर नहीं हुई वो आगे बढ़ गया। अब ये इफरेंट आर्टेरियोल यहां से क्या करेगा? यहां से इफरेंट आर्टेरियोल क्या करता है एक्चुअली में कि ये इफरेंट आर्टेरियोल फिर ये मतलब अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, हम लोग इसको पूरा डिटेल में अगले क्लास में देखेंगे। ये यहां से पूरा इसको लपेटेगा, फिर इसको लपेटेगा और फिर बाहर निकलेगा। इफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को लेके बाहर भी तो जाएगा ना, किडनी में थोड़ी रह जाएगा ब्लड आया एफरेंट आर्टेरियोल से, इफरेंट आर्टेरियोल जाकर के फिर रीनल वेनियोल से मिलेगा, वेनियोल से रीनल वेन बनेगा और वेन ब्लड को लेके बाहर जाएगा। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, बाकी चीजें थी। तो इस दौरान बाहर निकलने से पहले इफरेंट आर्टेरियोल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि दैट विल रीअब्सॉर्ब ऑल दोज यूजफुल सब्सटेंस बैक इनटू द ब्लड। सिर्फ यूजफुल सब्सटेंस अब्सॉर्ब किया जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। एवरीथिंग विल नॉट बी अब्सॉर्ब्ड। हमारा जो स्टेप्स होता है ना, स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में बच्चों, पहला स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टरेशन, जो होता है ग्लोमेरुलस में, इतना माइन्यूट लेवल पे होता है कि उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। सेकेंड स्टेप होता है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, जहां सेलेक्टिवली यूजफुल सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, बहुत सारा पानी रीअब्सॉर्ब किया जाता है बाय द इफरेंट आर्टेरियोल बैक इनटू द ब्लड। तीसरा स्टेप होता है जिसको कहते हैं टिब्यूलर सिक्रीशन। टिब्यूलर सिक्रीशन में बहुत सारे सब्सटेंस ना टिब्यूल्स के थ्रू सिक्रीट होकर के आर पार होते हैं, दैट्स कॉल्ड टिब्यूलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप्स हैं जो हम लोग चैप्टर में आगे देखेंगे जब हम लोग एनसीईआरटी का टेक्स्ट पढ़ेंगे। तो सो स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन will include these 3 steps: ultrafiltration, that will take place in glomerulus; selective reabsorption, that's the responsibility of the efferent arteriole to collect back all those wasteful substance back into the blood; and tubular secretion, that would be the process आगे हम लोग देखेंगे अभी, वहाँ जहाँ पे टिब्यूल्स हैं, ये जो रीनल टिब्यूल्स हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, हेनलेज लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने में रोल प्ले करेंगे। हाउ एंड एग्जैक्टली व्हाट वुड बी द वे, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। तो आज के क्लास का जो बेसिक क्रक्स है जो आपके दिमाग में स्ट्रांगली रहना ज़रूरी होगा, दैट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, विड्थ है 5 से 6 सेंटीमीटर, वजन है तकरीबन 150 ग्राम के 170 ग्राम के आसपास, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली। लोकेशन इसका होता है हमारे एब्डोमेन में। कहाँ? एब्डोमेन में डॉर्सल साइड, वर्टिब्रल कॉलम के ईदर साइड, दाएं और बाएं साइड। किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना ब्लड का। किडनी में ब्लड आता है, ब्लड को छान करके उसको क्लीन करना, वेस्ट सब्सटेंस अलग करना, और अलग होने के बाद इसको यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाना, elimination. That's what the purpose of kidney is all about, and that's what the heading of the chapter is: excretory products and their elimination. Structure of kidney में हमने बात की कि बीचों बीच एक hollow खोखला स्पेस होता है जिसको कहते हैं pelvis. This was the pelvis. ठीक है, किडनी 2 हिस्से में डिवाइडेड है। बाहर का जोन कहलाता है रीनल कॉर्टेक्स, अंदर का मेड्यूला। बहुत सारे इसमें कैलिसिस होते हैं, कैलिसिस में पिरामिड्स होते हैं। ये सारा हम लोग जो बुक पढ़ेंगे अब पढ़ के आओगे घर पे। तो वी हैव नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन दीज पिरामिड्स। नेफ्रॉन्स का कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में भी जाता है, कुछ हिस्सा मेड्यूला में भी रहता है। बीच बीच में गैपिंग है ना, इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। ये एरिया, ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे जब बुक से गो थ्रू करेंगे। ये एरिया होगा कॉलम ऑफ बर्टीनी, फिर ये होगा कॉलम ऑफ बर्टीनी, जहाँ पे मतलब एक क्लस्टर ऑफ पिरामिड अलग अलग होगा। तो ये बीच में खाली स्पेस है। ये बुक लिखा होगा डायग्राम में, आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको दिखेगा, और हम लोग कल उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आप एक बार पढ़ के आओगे उसको। उसके बाद हमने बात की कि ये ट्यूब जो किडनी से यूरिन को फिल्टर होने के बाद किडनी में लेके जाएगा, दैट्स कॉल्ड यूरेटर। दैट्स कॉल्ड द ब्लैडर इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लैडर की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। नेफ्रॉन का नंबर पर किडनी कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 1 million nephrons are found in each kidney. Approximately the 1 million is an international unit. Indian system में that's called 10 lakhs. Nephron में we have multiple parts. Nephron का जो एक basic structure है जो शुरू होता है अगर एक cup shape structure से, क्या बोलते हैं उसको?
दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, उसके नीचे जो कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है दैट्स कॉल्ड यू शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, उसके ऊपर कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, उसके बाद लंबा डंडा, कहां खुलता है ये, इस बोमेंस कैप्सूल में ब्लड को लेके आने वाले ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन कहां होता है, ग्लोमेरुलस, कहां, उसके बाद जो अनफिल्टर्ड पार्ट ऑफ ब्लड है वो बाहर निकल जाता है इफरेंट आर्टेरियोल से। वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करता है दे आर कॉल्ड अमोनोटेलिक। वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया एक्सक्रीट करता है दे आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन।